नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही कहा था कि चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट ये सब जगहों से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है बीपीएससी 7 या 8 मार्क्स का, ठीक है? तो उसको हम लोग आज तैयार करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं अभी-अभी दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है 68th बीपीएससी मेंस में पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है? और उसके बाद आप देखेंगे कि 69th बीपीएससी में पूछा गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1867। ये 70th जो लास्ट बीपीएससी मेंस हुआ था उसमें ये पूछा गया था 70th बीपीएससी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है? तो इसी तरह पर अगर आप इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट में अगर आप देखेंगे तो 1861 ये पूछ दिया गया है, 1892 पूछ दिया गया है, तो चांसेस बन रहा है कि ये 1909 ये पूछने का चांसेस बन रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? उसी तरह अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, ये 1919, अब ये देखेंगे कि 1858 जो ये पूछ दिया हुआ है, ठीक है ना? 1858 ये पहले से ही पूछ दिया गया है। कब पूछा गया था ये? तो ये 68 बीपीएससी में पूछा गया था। अब देखिए, अब और क्या पूछा जा सकता है, तो ये 1919 पूछा जा सकता है, 1935 पूछा जा सकता है, या 1947 पूछा जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, लेकिन आज जो है, आज मैं थोड़ा इससे हट के करूँगा। ये देखिए, ये सारा अगर देखेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इंडियन जो द क्राउन रूल, ये द क्राउन रूल जो है वो 1858 से लेकर और 1947 तक जो क्राउन रूल रहता है, तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन ये क्राउन रूल से पूछा गया है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं द कंपनी रूल का, ठीक है ना? तो कंपनी रूल कब से कब तक रहता है? तो कंपनी रूल आप देखेंगे तो ये कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1773 से लेकर 1858 तक, ठीक है? तो ये देखिएगा, तो 1773 से लेकर 1858 तक क्या रहता है? तो हमारा कंपनी रूल रहता है। तो कंपनी रूल से नहीं पूछा गया है, तो फिर क्यों बता रहे हो? देखिए, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर पूछा नहीं गया है तो पूछेगा नहीं, ठीक है? तो इसीलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि मतलब मैं ओवरव्यू दूंगा। मैं ऐसा जैसे और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं क्या करता था कि आपको सारा का सारा कंटेंट देता था, उसको जो रेडीमेड कंटेंट रहता था उसको आपको जाके लिख देना था। लेकिन आज मैं क्या करूँगा, एक ओवरव्यू दे दूँगा। उससे क्या होगा कि आप खुद से भी इसको मतलब कर सकते हैं। मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट आप देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, या आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या 1813, 1833 या 1853। तो ये 4 एक 5, ये 5 जो है ना, ये चार्टर एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट वो, तो ये मैं एक ओवरव्यू मतलब डिस्कस करेंगे आज हम लोग, और ये आप खुद से कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर मैं उसका रेडीमेड आपको आंसर भी दे दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है? तो आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ये देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अगर आप देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर। तो इस पर आप देखेंगे कि कहाँ से हम लोग डिस्कस करें इस पर, ठीक है? तो आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखेंगे तो इस यहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। हुआ ये था मेरे दोस्तों कि आप देखेंगे कि ये 1600 में क्या, हाँ, ये 1600 में क्या हुआ था कि जो ट्रेडर्स है क्या, हाँ, जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर्स वहाँ पर ना ये बोले थे कि हमको क्या चाहिए, चार्टर चाहिए। क्या चार्टर चाहिए? ये चार्टर क्या होता है आखिर? तो ये ट्रेडर्स लोग जो थे वो चार्टर मांग रहे थे। ये चार्टर क्या होता है? चार्टर कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, लाइसेंस होता है। ये चार्टर क्या होता है? एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है। तो ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस ये लोग लिए, ये ट्रेडर थे, ये ट्रेडर ही थे जो कि आप समझिए ना, तो एकदम राजा के ड्रेस में आए थे कि हाँ हम लोग यहाँ पर मतलब ट्रेड करने आए। तो हम लोग को यहाँ पर लगता था कि ये बहुत बड़े लोग आ गए वहाँ से, लेकिन ये ट्रेडर्स लोग ही थे, ठीक है? ये ट्रेडर्स लोग, ये जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ट्रेडर्स लोग थे जो कि चार्टर लिए। चार्टर क्या होता है? एक्सक्लूसिव लाइसेंस, कि हम ही लोग सिर्फ इंडिया में व्यापार कर सके। आप देखेंगे कि ये 1813 तक जो है कि इसका ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस चलता रहा। 1813 में जाकर इसके एक्सक्लूसिव लाइसेंस को खत्म किया गया था, ठीक है ना? तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग करके यहाँ से ये चीज़ें शुरू होती है, ठीक है? अब चलिए अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे, इसको मैं ये कर देता हूँ, हाँ, आगे आप देखेंगे कि जिस यहाँ से शुरू होने के बाद जो किस्मत बदलती है इन लोगों का, तो वो आप देखेंगे 1612 ईस्वी में, ठीक है ना, जो बैटल ऑफ स्वाली होता है, अगर आपको याद हो तो बैटल ऑफ स्वाली होता है, वहाँ पर जो ये लोग जीत जाते हैं। वहाँ के बाद से आप देखेंगे, फिर अगर आप आकर देखेंगे तो एक और बैटल जो कि काफ़ी ये रहा है, तो वो है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि आपको 1764 में ये लोग जीत लेते हैं। इससे इनको क्या होता है कि दीवानी राइट मिलता है। क्या? यस, ये दीवानी राइट्स मिलता है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, उसको दीवानी राइट बोलते हैं। कहाँ पर? तो बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में,
तो यहाँ से क्या होता है, इनको दीवानी राइट मिल जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब दीवानी राइट मिल जाता है ना, तो आप तब सबको लगता है, जैसे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल रहती है, तो उनको लगता है कि अब तो बहुत ही अमीर, जैसे ये कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत अमीर हो गई होगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गरीब हो जाती है। अमीर कौन होता है? एम्प्लॉई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये हो जाता है पुअर और ये हो जाता है रिच, ऐसे वेरी रिच। तो ये बहुत ज़्यादा धनी होते, ये गरीब हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनको पैसा का कमी हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये मनी के लिए अप्लाई करते हैं अराउंड 1 मिलियन, ठीक है ना। उस टाइम 1 मिलियन पाउंड मनी के लिए वो क्या करता है कि ये लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके लिए अप्लाई करते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जब हो जाने के बाद ना हम लोग यहाँ पर आते हैं कहाँ पर, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब गवर्नमेंट सोचती है कि भाई अगर इस तरह से चलता रहा, क्या, हाँ, अगर इस तरह से चलता रहा तो हमको तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या, हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम लोग लेकर आए, ठीक है ना। तो क्या करने के लिए लेकर आए, तो यहाँ पर देखिए, रेगुलेट एंड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो टू रेगुलेट, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा कि टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए हम लोग लेकर आए। अब यहाँ पर भी इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फर्स्ट स्टेप, क्या, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, क्या, हाँ, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। आप देखेंगे ना, तो आप ये मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये रहा आपका बॉम्बे और ये रहा आपका मद्रास और ये रहा आपका बंगाल। तो यहाँ और यहाँ से क्या होता है कि इट स्टार्टेड, ठीक है ना। क्या स्टार्टेड, तो लेजिस्लेटिव पावर जो होता है, लेजिस्लेटिव पावर, क्या, हाँ, लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बोले ना यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन है, तो इसमें होता क्या, आखिर सेंट्रलाइजेशन में होता क्या, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंट्रलाइजेशन में होता क्या है कि ये बॉम्बे है, ये मद्रास है, तो इसका जो लेजिस्लेटिव पावर, देखिए 2 पावर रहता है, एक तो लेजिस्लेटिव पावर रहता है और एक एग्जीक्यूटिव पावर रहता है। ये क्या होता है, अरे आप समझते हैं ना कि जैसे कोई बॉलर है वो बैटिंग, जैसे आर अश्विन है, तो आर अश्विन तो क्या है, तो मतलब बॉलर है, लेकिन उससे हम लोग बैटिंग भी करवा लेते हैं। तो उसी तरह से ये जो मतलब अभी आप देखिए, जैसे मोदी जी एंड जो कैबिनेट है वो क्या है, वो तो लेजिस्लेटर है ना, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव भी, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर भी क्या करती है, वो मतलब एक्सरसाइज करती है। तो उसी तरह से तो इन लोग का जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर था, तो लेजिस्लेटिव पावर धीरे धीरे इट स्टार्टेड, ठीक है ना, इट स्टार्टेड गोइंग टू बंगाल, ठीक है। तो ये अब ये लोग क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट, ये अब सब ऑर्डिनेट माने जाने लगे कि ये जो है कि अब बंगाल का सब ऑर्डिनेट माना गया। और तब यहाँ पर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, आप देखेंगे कि वो वारेन हेस्टिंग जो है, ठीक है ना, तो वारेन हेस्टिंग जो अपना पहले तो क्या था है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि हमारे पहले कौन सा बनते हैं, तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। तो ये वारेन हेस्टिंग क्या बन जाते हैं, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सबऑर्डिनेट होता है, इसका लेजिस्लेटिव पावर वहाँ जाने लगता है। आप देखेंगे कि अब जो ये मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो यहाँ से लेजिस्लेटिव पावर जाना शुरू हुआ, वो जाकर, तो ये यहाँ से आप देखेंगे ना कि सेंट्रलाइजेशन, क्या, हाँ, सेंट्रलाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड, व्हाट, यस, सेंट्रलाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1773 एंड इट हैज बीन कंप्लीटेड इन व्हाट, तो इट विल बी गेट कंप्लीटेड इन व्हाट। तो आप देखेंगे कि 1833 में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो सेंट्रलाइजेशन अभी जो स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कब कैसे कंप्लीट होगा। और जैसे ही ये सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो उसी से पता चलता है कि आप क्या हो गए, कॉलोनी बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये कॉलोनाइजेशन जो है, तो वो वही है कि आप जो है ये सेंट्रलाइजेशन है, तो आप समझिए कि आपको कॉलोनाइज करने के लिए ही किया जाता है। क्योंकि देखिए ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश हम लोग को जो कॉलोनी बना कर रखा था ना, तो ये कोई मिलिट्री पावर नहीं था, क्या, ये मिलिट्री पावर नहीं था, ये मिलिट्री पावर से हमको नहीं ये किया था, ये हम लोग को लीगल रूप से, क्या, हाँ, लीगल रूप से, ठीक है ना, ऐसा पॉलिटिकल रूप से
इस तरह से हम लोग को क्या किया गया था, हम लोग को गुलाम बनाया गया था, ना कि मिलिट्री रूप से हम लोग को गुलाम बनाया गया था। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग सेंट्रलाइज़ किया ना पूरा, तो हम लोग समझिए कि पूरा का पूरा ब्रिटिश का पोज़ेशन हो गया। तो अब आप देखिए ये चीज़ें, ये यहाँ पर आप देख लीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बन गए। अब इसमें क्या हुआ, देखिए ये जो हिस्ट्री है ना, आप देखेंगे कि जो ये जो चार्टर एक्ट है या इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये सब आप देखेंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है, कहाँ पर, स्पेक्ट्रम में। यहाँ तो नहीं अभी स्पेक्ट्रम का बुक, लेकिन स्पेक्ट्रम में भी लिखा हुआ है। और आप ये देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो लगभग आप देखेंगे तो जो ये आप मटेरियल जो इसमें लिखा गया तो वो लक्ष्मीकांत का ही मटेरियल इसमें मैं लिख रहा हूँ अभी। तो आप देखेंगे ना, तो इस ये लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है, और कहाँ पर दिया गया है आपके, उसमें भी दिया गया है, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम में भी दिया गया है। अब ये देखिए, ये आखिर ये पूरा जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री है क्या, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, देखिए जो आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा 73 का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और मैं आज का लेता हूँ टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 73 में क्या था, 73 में क्या था कि अब ये देखिए जो गवर्नर जनरल बना ना, तो इसको मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल में इसको 4 मेंबर मिला, इसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स मिला। तो ये क्या था, ये क्या था, एग्जीक्यूटिव बॉडी था क्या, हाँ ये क्या था, एग्जीक्यूटिव बॉडी था। तो कहने का यहां पर आप देखिएगा सुप्रीमेसी ऑफ एक एग्जीक्यूटिव था, और लेजिस्लेटिव ये आपका लेजिस्लेटिव था। लेकिन आज क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेटिव है, और एग्जीक्यूटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके, एग्जीक्यूटिव किसके रिस्पॉन्सिबल है, तो लेजिस्लेशन का। तो आप ये देखिए, तो ये पहले जो था सुप्रीमेसी, ये देखिए सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव था, सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव था। अब देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी कितना छोटा हो गया है, ठीक है ना। और पहले जो अपना मतलब ये लेजिस्लेशन छोटा था, तो ये देखिए अब ये सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेटिव कितना बड़ा हो गया है। तो ये था कब, अगर आप देखेंगे तो ये था हमारा कब, 73 में, और ये है क्या, आज है। तो ये कैसे, ये चीज़ें ये उल्टा कैसे हो गया, वही चीज़ हम आज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे, जो देखिए सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव जो था, एग्जीक्यूटिव यहाँ देख रहे हैं ना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, लेकिन यही पूरा कानून बनाएगा और इसी से रूल होगा क्या, हाँ हम लोग पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी से ही रूल हुए, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी से ही रूल हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए कि 1773 में, जो 1773 में क्या था कि सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम था, और लेजिस्लेटिव बहुत छोटा रोल प्ले करता था। लेकिन अब होते होते क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव अब आज के टाइम में देखिएगा तो क्या हो गया, लेजिस्लेटिव सुप्रीम हो गया है, और ये सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो यहाँ पर जो स्टार्ट अभी ये स्टार्ट हुआ है 73 में, जो स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ है, सेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है, तो वो पिक करेगा कब, तो ये 1833 में ये क्या करेगा, पिक करेगा। तो क्या कभी डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट होगा, हाँ डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट होगा। आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है आपका 1861, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट से 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट होता है, वो आप देखेंगे कि 1935 या 37 में बोला जाता है। यहाँ तक ये जो आपका है कि हाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1937 में लागू किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि फिर से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये पूरा जर्नी जो है कि हम लोग को, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन जो एक आता है इसी जर्नी से आता है। तो अगर आपके दिमाग में ये जर्नी फिट हो गया ना कि हाँ कि कैसे यहाँ से एग्जीक्यूटिव यहाँ से शुरू हुआ, फिर वहाँ पर कैसे, फिर हम लोग यहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करके पिक पर गए, फिर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करके हम लोग फिर वो डिसेंट्रलाइज हो गए। तो यही आपके दिमाग में रहेगा। तो यहीं पर एक दो पॉइंट जोड़ते जोड़ते ना हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आपका यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसको जो कंट्रोल करना था तो किसी न किसी को तो इसके लिए आंसरेबल तो बनाना पड़ेगा ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या, हाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है या कोई भी मटेरियल आप रखे तो उसको सामने रख के पढ़िए, तो देन दैट विल गोइंग टू मेक मोर सेंस टू यू। ओके, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया गया, आंसरेबल अथॉरिटी बना दिया गया। मतलब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब क्या करेगा, ये आंसरेबल अथॉरिटी हो गया, तो ये अब क्या करेगा, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही होगा। वो क्या करेगा, हम ऐसा पूमा से याद करते हैं, ठीक है, अब प्लस सी। तो देखिएगा पी से क्या कि अगर कोई भी पॉलिटिकल मैटर हो तब, या कोई भी, यू को छोड़ दीजिए, कोई भी मिलिट्री मैटर हो तब, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो तब, या कोई भी कमर्शियल मैटर हो तब।
आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा सब सब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसको आंसरेबल अथॉरिटी बनाया गया किसके द्वारा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसको आंसरेबल अथॉरिटी बनाया गया कि भाई आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप कि कोई भी पॉलिटिकल एक्शन ले रहे हैं तो क्यों लिए, कब लिए, कैसे लिए, वो फिर मिलिट्री एक्शन जो ले रहे हैं तो सबको लिए आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा वहाँ पर, या एडमिनिस्ट्रेटिव या कमर्शियल कुछ भी ऐसा करते हैं तो वहाँ पर वहाँ के लिए आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। हाँ चलिए ठीक है। तो ये सब इतना कुछ क्या होगा था, ये 70 ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट में 73 में ये सब आ गया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये 73 में ही क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था 73 में। इसमें मतलब इलाहिया एमपी जो थे वो इसके फर्स्ट क्या थे, तो वो मतलब हेड कर रहे थे, मतलब आप आज के सीजीआई के कंसेप्ट में थे, प्लस वहाँ पर 3 और मेंबर था, क्या, हाँ 3 और मेंबर थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी आप देखेंगे तो 73 में ही ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और एक क्या है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या अमेंडिंग एक्ट उसको बोला जाता है, या उसको सेटलमेंट एक्ट भी बोला जाता है। तो ये अमेंडिंग एक्ट या सेटलमेंट एक्ट क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, अमेंडिंग एक्ट या सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या होता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए नाम से ही क्लियर है, ये नाम से क्या क्लियर है, सेटलमेंट एक्ट, यही सेटलमेंट एक्ट से आपको क्लियर था। ये देखिए हो क्या रहा था ना कि ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल था एंड सुप्रीम कोर्ट था। तो ये और यहाँ पर क्या थे, मतलब आप समझे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर इनका अधिकार, इसका जो मेंबर सब था, ये मेंबर्स है, इनका अधिकार ज़्यादा रहेगा या इनका, मतलब किसका चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, किसका चलेगा, ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल का चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का चलेगा, उसी को सेटल करने के लिए ये अमेंडिंग या सेटलमेंट एक्ट ऑफ इतना है। तो इसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं चलेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल का चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलेगा। मतलब इन दोनों में अगर कंट्राडिक्शन होता है तो माना किसका बात जाएगा, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का बात माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना जाएगा। बस इतना ही बात है ये अमेंडिंग या सेटलमेंट एक्ट 1781 में, ठीक है, बस इतना ही बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे आगे एक एक्ट आता है, हाँ तो कब चलोगे यहाँ पे, ये 93 पर और 13 पे कब चलोगे, अभी अभी आते हैं, अभी आते हैं। अब एक छोटा सा और इसमें ये मतलब आपको पिट्स इंडिया एक्ट को देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो है कि हम लोग उसी पर आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ये देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये क्यों लाया गया। अब देखिए ये लाया किसके द्वारा है, पहले वो समझिए। देखिए पिट्स द जूनियर, अब ये पिट्स द जूनियर क्या है, देखिए जो पिट्स द जूनियर थे, जो इस टाइम अभी प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन का, तो इनके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर हुए थे, तो इसीलिए दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इनको क्या पिट्स द जूनियर बोला गया। ये क्या है कि इतना ज़्यादा सब कुछ करने के बाद भी ये देखा गया कि भाई कैसे न कैसे ये तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। कौन, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो लोग कंट्रोल में आ ही नहीं रहे थे, वो लोग अपना ही सब कुछ चलाए जा रहे थे। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए, मतलब उसको बताने के लिए कि हु इज़ द बॉस, मतलब यहाँ पर बॉस कौन है, वो बताने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। अब देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसमें दो जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग को याद रखना होता है। एक तो उसको कैसे याद कर लेंगे, तो देखिए हम जो है ना इसको, कहाँ चला गया मेरा मार्कर, तो ये देखिए हम इसको इस तरह से करते हैं कि आप देखिए एक पी को पकड़ लीजिए, यहाँ पर इस पी को पकड़ लीजिए और इसको कर दीजिए क्या, पोजेशन, ठीक है ना। तो इसको पहली बार क्या कहा गया कि ये जो है ना ये ब्रिटिश पोजेशन है, कि मतलब जो भी इंडिया में अपना आप ये करके रखा हुआ है कौन, तो ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या है, ब्रिटिश पोजेशन है। और ये डबल टी है ना, तो ये डबल टी से आप ऐसा करके कर दीजिएगा क्या, ये डबल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है क्या, हाँ डबल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या है, हम मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी चीज़ यहाँ पर करके रखी हुई, चाहे उसका अपना मतलब ये उसका अपना कंपनी का लैंड हो या दीवानी राइट, जो भी एरिया जो भी चीज़ है वो सब क्या है, ब्रिटिश सरकार का पोजीशन है। लेकिन अभी क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रखी हुई है, ये बताया गया। दूसरा डबल गवर्नमेंट। अब ये डबल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि ये यहाँ पर ना डिवाइड कर दिया गया। ये क्या डिवाइड कर दिया गया, ये यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया गया कि देखिए एक तो हम लोग जानते थे क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये पहले से होता था, लेकिन अब हम लोग ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया बॉडी बनाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर ये डबल जो ये गवर्नमेंट लिखे ना इसीलिए लिखे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी, अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी, तो कंट्रोल करेगी, किसको कंट्रोल करेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं उसको कंट्रोल करेगी। अब इसको क्या कर दिया गया ना, इसको कह दिया गया कि आप सिर्फ है ना, तो ये कमर्शियल आप ये एक्टिविटी को देखेंगे, कौन, तो ये बोला गया कि आप जो है सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी को देखेंगे। ये किसको बोला गया, तो ये बोला गया किसको, तो ये मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग थे। और बोला गया क्या कि यही फिर पुमा से हम लोग याद कर लेते हैं कि अब जो है क्या, पॉलिटिकल या मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब कौन देखेगा, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से ये इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये दोनों चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में इतना ये चीज़ हुआ है। क्या हुआ है, एक तो डबल गवर्नमेंट हो गया है, अब एक इसको ब्रिटिश पोजीशन बोल दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट है। अब देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर अब ये अपना क्या 1773 में इतना ही कुछ करके अब अगर आप लिख देंगे ना तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे कहाँ चलते हैं, तो आगे हम लोग अब चलते हैं किस पर, तो ये इसमें ना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, किसमें, तो ये पूछने का भी चांसेस जो है ना ये बहुत कम ही है इसको पूछने का चांसेस। लेकिन इसमें हुआ क्या था, मैं ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ और फिर आप लोग मतलब अपना देख लीजिए। इसमें क्या था, तो जो अपना जो ये गवर्नर जनरल है ना, क्या, हाँ ये जो गवर्नर जनरल है ना, तो मैं अब यही बताया था ना कि मतलब 1773 में क्या हुआ था कि न स्टार्टेड क्या, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होने लगा। तो जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होने लगा ना, तो ये सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होने का मतलब गवर्नर जनरल का पावर बढ़ते जाना। तो इसका गवर्नर जनरल का जो पावर है ना, ये पावर जो है ना ये और बढ़ते चला गया। एक चीज़ और हुआ था यहाँ पर, वो क्या होता मैं बताता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि जो अपना इन लोगों का जो भी मतलब इन लोग का जो भी खर्च था ना, तो अब जो है ना कि अब ये इंडियन को अब मतलब अब अपना इंडियन रेवेन्यू से इन लोग का खर्च जो गवर्नर जनरल और इसका जो स्टाफ सब था, गवर्नर जनरल और इसका स्टाफ था, उन लोग का खर्च भी क्या था, तो इंडियन रेवेन्यू से ही उसको देना शुरू कर दिया गया। तो ये दोनों बातें जो है कि ये तो और पावरफुल हो गया और ये गवर्नर जनरल इसका पैसा जो है उससे देना शुरू हो गया। अब आप इसमें आप देखेंगे कि जो मतलब एक्सक्लूसिव, हाँ, तो ये जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस जो दिया गया है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस जो दिया गया है, तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया चार्टर के फॉर्म में, चार्टर के फॉर्म में, तो इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंडेड, ठीक है ना। तो इसको और बढ़ा दिया गया, जो मोनोपोली था इन लोग का, जो चार्टर एक्ट में मोनोपोली जो इन लोग का था, इसको क्या कर दिया गया और बढ़ा दिया गया, तो वो कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, इसको क्या कर दिया गया, इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। तो यही है, अगर मतलब अगर लेफ्ट से कि इफ दे विल आस्क कि 70 मतलब 93 में क्या हुआ, तो ये सब और लिखते टाइम कि हाँ कि वो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, ये सब हो रहा था, उसमें आप कर दीजिएगा गवर्नर जनरल का पावर और बढ़ गया। फिर आप बोल दीजिएगा कि इंडियन रेवेन्यू से या वो लोग को पैसा, स्टाफ का या गवर्नर जनरल का काउंसिल का सबको पैसा देना शुरू हो गया। और इसका जो मतलब जो भी पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर, क्या जो ट्रेड का एक्सक्लूसिव लाइसेंस था उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीज़ आप कहाँ लिख देंगे, तो ये 1793 वाला अगर पूछ दिया गया चार्टर तो आप उसको लिख दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अगले पे आते हैं। तो अगला कौन सा है, तो 1813। देखिए 1813 वाला है ना, अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं तो एक बात आप उसके लिए आपको पता ही होगा, अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर है ये चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में जो होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ कि एक तो आप ये याद रखिए कि जो 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए दिया गया। पहला बात तो ये सबको याद रहता है। और एजुकेशन में भी आप देखिएगा तो वेस्टर्न एजुकेशन की बात किया गया, ठीक है ना, कि वेस्टर्न वो जो 1 लाख रुपया दिया गया, बोला कि ये वेस्टर्न एजुकेशन पर होगा और टॉप डाउन अप्रोच को इस तरह से फॉलो किया गया। तो ये सबको पता रहता है। तो एक तो ये आप चिपका दीजिएगा। दूसरा, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो था इसको छोड़ दिया गया। क्या बोला गया, क्या इनलाइटमेंट के लिए हम छोड़े हैं, ठीक है ना, कि हम इनलाइटमेंट के लिए लोगों को इनलाइटन करने के लिए, इनलाइटमेंट के लिए हम इनको छोड़े थे। क्रिश्चियन मिशनरी को भी परमिशन दे दिया गया कि आप रिलीजन कन्वर्ट करना, उस तरह से प्रमोट करना अपने रिलीजन को, वो आप करना शुरू कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ना पूरे सबको याद रहता है। तीसरा क्या हो गया था कि यहाँ पर ना इसके ट्रेड मोनोपोली को ऐसा करके ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। मतलब क्या हुआ कि जो आप देखेंगे, अगर ये पूछ दिया गया कौन सा, ये 1813 पूछ दिया गया, तो आप बता देंगे कि 1 लाख रुपया एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए क्रिश्चियन को, ये सबको छोड़ दिया गया। मोनोपोली को टी एंड मतलब आप टी में जो चाय का है तो वो चाय में आप ट्रेड कर सकते हैं, और चाइना से जो ट्रेड है, ठीक है ना, चाइना के साथ जो भी आपका ट्रेड है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से मतलब इतना कर दिया गया किसमें, उसमें। और उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया गया था कि लोकल गवर्नमेंट को क्या, हाँ लोकल गवर्नमेंट को उसमें ना टैक्स लेने का, टैक्स
कलेक्ट करने के लिए भी बोल दिया गया और बोल दिया कि अगर नहीं देगा तो आप उसको पनिश भी कर सकते हैं, पनिशमेंट का भी राइट दे दिया गया। तो ये 3-4 बातें जो हैं ये 1813 के लिए आप देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या, चार्टर एक्ट जो है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बस ठीक है, हो गया। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि 33, ठीक है ना, 1833 आप देख रहे हैं यहाँ पर 1833। तो 1833 में क्या हुआ कि चार्टर एक्ट 1833 में जो हम लोग सेंट्रलाइजेशन, इसमें पहला चीज़ यही आपको लिखना है कि जो सेंट्रलाइजेशन हम लोग स्टार्ट किए थे ना क्या, हाँ, जब हम आपको नहीं बोले थे कि लेजिस्लेटिव पावर जो है किसका, तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे का और किसका, मद्रास का। ये मैप से हम आपको नहीं बताते कि यहाँ पर हमारा बंगाल हो गया, यहाँ पर मद्रास हो गया और यहाँ पर मुंबई हो गया। तो इसका और इसका क्या था, तो ये हमारा बंगाल था, ये बॉम्बे था और ये हमारा मद्रास था। तो इसका क्या था कि लेजिस्लेटिव क्या, हाँ, तो लेजिस्लेटिव पावर नो, तो वो जो स्टार्टेड जो था ना क्या, हाँ, जो वो स्टार्टेड था हमारा 73 में, अब क्या हुआ कि कंप्लीटली चला गया। क्या ये क्या हुआ, हाँ, ये हुआ कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, तो इसका क्या हो गया, जीरो हो गया और इसका भी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या, तो लेजिस्लेटिव पावर, तो सारा का सारा लेजिस्लेटिव पावर क्या चला गया, बंगाल के पास चला गया। तो इस तरह से क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन जो हम लोग शुरू किए थे, सेंट्रलाइजेशन जो हम लोग शुरू किए थे कब, ये 73 में, ठीक है, जो क्या हुआ था, स्टार्टेड हुआ था, तो अब क्या हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन जो 1773 में स्टार्टेड था वो क्या हुआ, अब कंप्लीट हो गया कि पूरा लेजिस्लेटिव पावर है ना ये बंगाल का। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोल दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया। ये बात तो पहले एग्जामिनर खोजेगा क्या, हाँ भाई, कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया वेरी फर्स्ट टाइम। और वो थे कौन, तो हमारे विलियम बेंटिक थे। तो विलियम बेंटिक क्या थे, हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। तो ये इस बात से आप एक बार शुरू कीजिएगा किस चीज़ को, तो आप इसको, अब इसको क्या बोलते हैं उसको, चार्टर एक्ट 1833 को इस तरह से शुरू किया कि गवर्नर जनरल ये कौन सा बन गए, ये विलियम बेंटिक बन गए। अब जो लॉज जो था ना क्या, हाँ, जो लॉज पहले बनता था ना, मतलब 1833 से पहले जो लॉज बनता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो रेगुलेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, रेगुलेशन। और अब क्या बोलने लगे, एक्ट बोलने लगे। क्या, हाँ, अब क्या बोलने लगे, इसको एक्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग मिल गया ना। क्या हो गया, लेजिस्लेटिव बैकिंग इसको मिल गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव बैकिंग मिल गया। इसीलिए क्या हो गया कि वो रेगुलेशन से क्या हो गया, एक्ट कहलाने लगा। कौन, तो ये 1833 वाला। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1833 वाला भी अपना लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और इसमें जो हम आपको बोले थे कि जो EIC का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, मैं बताया था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जो क्या, मतलब चार्टर जो था क्या, वो जो लाइसेंस था, तो आप देखेंगे कि मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि T+ चाइना वाला रह गया था किस में, तो 1813 वाला में। लेकिन जब 1833 आता है, तो ये सबको ख़त्म कर दिया जाता है और ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम ही करने, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम करता है। ये सब चीज़ों से छीन लिया जाता है। एक और चीज़ ना गजब हुआ था 1833 में, वो भी आपको याद रहना चाहिए। वो क्या हुआ था ना कि सिविल सर्विस, क्या, ये जो सिविल सर्विस का आप जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ना, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसको इस उस टाइम तक ना ये जो है कि मतलब इंडियंस एंड ऑल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये देखिए ओपन एग्जाम, मतलब ओपन एग्जाम कंपटीशन से सबके लिए ये लाने का कोशिश किया गया 1833 में। लेकिन इस कोशिश पर ना इतना ज़्यादा अटैक हुआ, किसका अटैक हुआ, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। किसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये क्या होता है, अरे भाई बताए थे नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हम पिट्स इंडिया एक्ट जब बताया था 1884 वाला, तो उसमें बताया था ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो था जो कि अपना कमर्शियल एक्टिविटी देखता था। अब जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे तो वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो क्या था, तो वो पार्लियामेंट वाला बॉडी था, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इतना ज़्यादा भयंकर सॉलिड अपोजिशन किया इसका सिविल सर्विस का ओपन एग्जाम का कि भाई इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसको पोस्टपोन करके कब कर दिया गया, तो इसको पोस्टपोन करके कब कर दिया गया, तो आपका जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है ना, अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है ना, तो वो नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब है, तो वो देखिए 1853 है। तो 1853 में जाकर क्या हुआ कि ये बताया गया कि हाँ भाई कि अब हम लोग ओपन एग्जाम लेंगे, इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सब पार्टिसिपेट करेगा। और ओपन कंपटीशन से क्या होगा कि अब वहाँ पर सिविल सर्विस का एग्जाम होगा। तो ये जो हायर सिविल सर्विस बोलते हैं ना, इसको कोवेनेंटेड सिविल सर्विस बोलते हैं क्या। अब हम इसको 53 कर देते हैं। अब ये देखिए
कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। अब देखिए ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विस में क्या होता था ना कि 1853 से पहले कोई जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था। तो इसमें कैसे एडमिशन होता था? तो इसमें हेलेवेरी कॉलेज था एक, क्या, हाँ, एक हेलेवेरी कॉलेज था। यहाँ से अगर आप ग्रेजुएट हो जाते थे तो आप सीधे कोवेनेंटेड सिविल सर्विस मतलब सिविल सर्वेंट बन जाते। क्या ये ऐसा था क्या? हाँ, ये ऐसा ही था कि आप सीधे हेलेवेरी कॉलेज से एडमिशन लीजिए, उसमें ग्रेजुएट हुए। लेकिन यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ना, क्या, हाँ, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ना जो आपको ये जो रिकमेंडेशन जो होता था ना, वो किससे होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्पॉन्सरशिप से आप हेलेवरी कॉलेज में एडमिशन। अब देखिए कि ये ब्यूरोक्रेसी तो आप समझ रहे कितना स्ट्रॉन्ग पिलर होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव का। अब वहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये स्पॉन्सरशिप दे रहा है इसको, मतलब रिकमेंडेशन दे रहा है हेलेवरी कॉलेज में किसी को पढ़ने के लिए, और वहाँ से ग्रेजुएट होकर वो सीधा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस में जा रहा है, तो उसका लॉयल्टी तो बहुत भयंकर होगा ना। किसके लिए? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए। इसीलिए आज तक देखिएगा कि मतलब जब तक ये नहीं हुआ था कि जितना भी कानून बना रहा था ब्रिटिश सरकार, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। क्योंकि जो सिविल सर्वेंट जो थे ना, वो सिविल सर्वेंट आज भी लॉयल थे किसके? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। इसीलिए तो इस वाले में किस वाले में? तो ये 1853 वाले में क्या हुआ कि ऐसा कर दिया गया कि ये सिविल सर्विस इसका एग्जाम को ओपन एग्जाम कर दिया गया कि अब जो होगा वो ओपन एग्जाम होगा, कंपटीशन से होगा, और वो कोई भी ओपन एग्जाम होगा, ठीक है ना, फॉर एवरीवन। तो उस तरह से तब जाके इसको उस तरह से लागू किया गया। और इसी एक्ट में क्या, हाँ, इसी एक्ट में आप देखिएगा कि इसी वाले में क्या कर दिया गया कि पहली बार क्या कर दिया गया कि आप देखेंगे कि ये लेजिस्लेटिव एंड क्या है उसको, एक तो अपना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी को पहली बार अलग अलग किया गया, और इस लेजिस्लेटिव वाले में पहली बार लोकल को, ठीक है ना, लोकल एंट्री मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन इसमें पहली बार किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कब किया गया था? तो ये इसमें किया गया था, क्या बोलते हैं उसको, 1853 वाले इसमें किया गया था। तो ये आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप देखते आगे चलते हैं। तो इतना ही था, और मतलब अब कुछ और है नहीं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो पांचों है ना, क्या, हाँ, ये रेगुलेटिंग एक्ट इतना, ये 93, 63 ये हम कर दिए। अगर आप लोगों को लगता है कि इन सब पर, तो सब पर नहीं, अगर आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ कि बहुत जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, ये 73 वाले पर जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, और ये 1833 मतलब ये देखिए, अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ कि इन दोनों का हमको कर दीजिए, तो हमको लगता है अगर क्वेश्चन पूछेगा ना हाई प्रोबेबिलिटी, अगर इधर से क्वेश्चन आ रहा है, अगर कंपनी रूल से आ रहा है, तो 73 रहेगा या 33 रहेगा। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसी दोनों में से पूछेगा, या हो सकता है 13 भी पूछ ले। तो उस तरह से आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट है कमेंट में बोलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना कि फिर से ये क्या बोलते हैं उसको, ये अपना जो क्वेश्चन पूछा गया है और कंपनी रूल से, ये कंपनी रूल है, क्राउन रूल से, ठीक है ना, ये जो क्राउन रूल है ये 1858 से 1947 वाला है। तो इसमें ये सब बाकी जो चीजें यहाँ पर आ गया उसका एक ओवरव्यू दे देंगे, और फिर बाद में उसका लेक्चर कैसे होगा तो उस सब पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी तक आप लोग रुक के देखते रहे तो अगर इफ इट मेक्स एनी सेंस टू यू गाइस देन क्लिक द लाइक बटन, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए अब इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय दोस्तों।